अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि मेरी हमेशा दुआ होती है आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, वालदैन के लिए, सब के लिए मेरी दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपनी रहमत के साए में रखे और कभी कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों आज सेकंड डे भी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। बेसिकली मैं ख़ुद भी यहीं से जो है बिलोंग करता हूँ। तो आज सेकंड डे में जो मेरे एक फ्रेंड की शादी थी तो मुझे इनवाइट किया हुआ था उन्होंने। तो आज भी यहीं पे मौजूद हूँ। आज भी इंशाल्लाह ये मारगल्ला हिल्स आपको पीछे नज़र आ रही होंगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज की रिकॉर्डिंग भी जो है वो मैं यहीं पे करूँ। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह करूँ। तो इंशाल्लाह आज जो आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक जिन्नी की और एक लड़के के इश्क की कहानी। यहाँ पे अभी मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे कोई एक अच्छी सी जगह जहाँ पे बैठ के जो है वो रिकॉर्डिंग की जाए, अच्छी सी साफ़ सी जगह ढूंढते हैं। चलिए आइए मेरे साथ सफ़र जारी रखें। दोस्तों हमने ये जगह ढूंढ ली है काफ़ी कोशिश के बाद। ये एक दरख्त है, इस दरख्त के साए में हम बैठे हुए हैं। तो काफ़ी दाएं बाएं देखा, जगह नहीं मिली, तो वहीं से एक पत्थर उठाया, उसी के ऊपर अभी मैं बैठ चुका हूँ। तो अभी जगह जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो मेरी कोशिश है कि अपने दोस्तों के साथ जो आज की जो हमारा टॉपिक है, यानी कि जिन्नी ने जो है वो लड़के के साथ मोहब्बत की, इश्क किया, और यानी कि फिर उसके बाद उसने उसका जीना मुहाल कर दिया, लड़के का वो बीमार रहने लग गया। तो ये आज सारी स्टोरी जो भी है मैं इंशाल्लाह दोस्तों को सारी तफसील से बताऊंगा। तो आप दोस्त जो है इसको गौर से सुनिएगा। तो चलिए आइए चल के सुनते हैं कि वो क्या कहानी थी। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये दो बाप बेटा थे, इनका एक डेरा था गांव में, यानी कि गांव से काफ़ी दूर डेरा था जहां पे इन्होंने अपने लिए बकरियां, कुछ भैंसें, कुछ गाय वगैरह रखी हुई थी, जिनकी देखभाल के लिए ये दोनों बाप बेटा दूर वहाँ पे डेरे पे जाया करते थे। और जहाँ पे इनका डेरा था वहाँ पे सिर्फ खेत खलियान थे और बहुत ज़्यादा दरख्त थे। ये सफ़ेदा नुमा एक दरख्त होता है, आपको शायद दोस्तों को कुछ को पता होगा, सफ़ेदा होता है, और सफ़ेदे के जंगलात थे काफ़ी। तो उनके नज़दीक ही इनका एक डेरा था। तो वो जो जंगलात जो थे इसके सफ़ेदे के, वो हांटेड जंगल था। तो वहाँ से कुछ साया जो है इनके डेरे पे चला गया, तो कुछ एक्टिविटी होनी शुरू होगी। तो ये दोनों बाप बेटा जो हैं ये यानी कि ड्यूटी किया करते थे। बाप जो था वो दिन में ड्यूटी किया करता था, बेटा जो था वो रात के टाइम में वहाँ पे भैंसों की और गाय और बकरियों की देखभाल के लिए रुक जाया करता था, यानी कि रात वहीं पर बसर करता था। तो इसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी होना शुरू होगी इस लड़के के साथ कि बाज़ औक़ात ये जैसे यानी कि चारपाई पे सोया होता था, इसकी चारपाई को जो है ना वो यानी कि पाँव वाली साइड से ऐसे उठा के नीचे गिरा दिया जाता था हल्का सा। तो ये यकदम उठ के बैठ जाता था, दाएं बाएं देखता कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो फिर ये एक्टिविटी कैसी है, यानी कि उसने इस चीज़ को यानी कि ज़्यादा वो डार्कली नहीं लिया, यानी कि ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो इसके साथ हल्की हल्की ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती थी, जैसे कोई चीज़ उठा के दीवार के साथ पटक दी गई हो, या कोई पत्थर उठा के ऐसे साइड पे मारा गया हो। ये उठ के देखता था कि शायद कोई चोर आ गया, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो आबादी से जगह काफ़ी दूर थी, जंगल की तरफ थी, खेत खलिहान थे दाएं बाएं। तो दूर दूर डेरे थे, ये नहीं कि वहाँ पे डेरे नहीं थे, डेरे थे लोगों के, लेकिन दूर दराज काफ़ी यानी कि सफ़र पे मील डेढ़ मील पे इस तरह यानी कि डेरे बने हुए थे लोगों के। अब ये दोस्त भाई जो हैं हमारे,
ان کا جو ایک دن یہ رات کو سوئے ہوئے تھے، ان کا بتانا ہے کہ یہ یکدم جو ہے نا چارپائی ان کی جو ہے نا یہ سائڈ سے اٹھائی گئی اور ان کو نیچے گرا دیا گیا، چارپائی ان کے اوپر گر گئی۔ تو یہ خوف زدہ ہو گئے اور ڈر کے مارے ابھی یہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکے، اور کچھ پڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ، تو آیت الکرسی وغیرہ جو ہے انہوں نے اس کا ورد شروع کیا۔ ان کو یعنی کہ اس چیز کا شک ہو گیا کہ شاید کوئی ایسے جنات ہی جو ہیں وہ ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی یہ باتیں انہوں نے، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ یعنی کہ اپنے ذہن میں رکھا، اور یعنی کہ تھوڑے سے بہادر تھے تو ڈرتے نہیں تھے، اور جو ان کے والد تھے ان کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ ساری شیئر نہیں کی۔ تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے یہ بھینسوں کے لیے پانی لینے کے لیے کنویں میں جاتے تھے، ایسے ڈول ڈالتے تھے نا، تو ان کا ڈول جو ہے وہ خود سے جو ہے نا بھر کے ایسے اوپر آ جاتا تھا، اور یہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں نے تو کھینچا بھی نہیں لیکن ڈول باہر آ چکا ہے۔ وہاں پہ ایک کنواں تھا جہاں سے یہ پانی بھر کے جانوروں کو ڈالا کرتے تھے، جانور جو ہیں وہ ایک ڈبہ سا کاٹ کے رکھا ہوا تھا، یعنی کہ ڈرم سا، اس میں پانی ڈالا کرتے تھے، تو وہ جب جیسے یہ ڈول بیچ میں ڈالتے تھے وہ بھر کے ایسے اوپر آ جاتا تھا خود بخود، اور یہ بڑا پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ میرے کام میں یہ کیسی ایکٹیویٹی عجیب قسم کی ہے، اور جو ڈول جب اوپر آتا تھا وہ یہاں پہ رکا ہوتا تھا جب تک یہ پکڑ نہیں لیتے تھے، اور وہ ڈول جو تھا ان کے ہاتھوں میں یعنی کہ کسی ایسی یعنی کہ چیز کے ہاتھ میں تھا جو نہ دکھنے والی تھی، تو کوئی آواز بھی نہیں تھی، بس یہ ڈول کو ایسے پکڑتے تھے اور اس میں اڈیل دیتے تھے۔ جب وہ بھر جاتا تھا جانوروں کو کھولتے تھے، جانور آتے تھے آگے پانی پیتے تھے پیٹ بھر کے، پھر سے اپنی جگہ پہ چلے جاتے تھے۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ چارہ کاٹتا تھا، آگے پیچھے جو کھیتوں میں انہوں نے جو گھاس لگائی ہوئی تھی یعنی کہ جانوروں کے لیے جو اگایا کرتے تھے وہاں سے کاٹ کے لاتے تھے، پھر ایک مشین ہوتی ہے وہ چارہ کاٹنے والی، کچھ بھائیوں کو دوستوں کو پتہ ہوگا، تو اس سے چارہ کاٹا جاتا تھا، مشین چلائی جاتی تھی، وہ جانوروں کے آگے ڈالا جاتا تھا۔ یعنی کہ زیادہ تر جو ان کے ہاں جو یعنی کہ ڈیرے پر جو معاملات تھے وہ زیادہ اسی طرح کے تھے، تو یعنی کہ یہی ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں، آپ دوست پریشان ہوں گے کہ یہ جو ایکٹیویٹی بھائی نے بتایا شروع میں کہ یہ رات کی ڈیوٹی کرتے تھے اور ان کے والد جو ہیں وہ دن کی ڈیوٹی کرتے تھے، تو یہ کبھی کبھی بتا دوں کہ یہ بھائی کبھی کبھی دن میں بھی وہیں ہوتے تھے جب ان کے والد ان کو کوئی کام ہوتا تھا، کہیں ان کو آگے پیچھے غمی خوشی شادی میں جانا آنا پڑتا تھا، تو ان کے والد جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیرے پہ نہیں آتے تھے، تو یہ بھائی دن میں بھی یہ بھائی ہی ڈیوٹی کرتے تھے وہاں پہ بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہ دن میں بھی ان کے ساتھ جو یہ ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں یہ دن میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، جو کچھ میں نے چارپائی والی بتائی ایکٹیویٹی وہ رات میں ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب جو آگے یعنی کہ ان کے ساتھ رات کے وقت میں ایکٹیویٹی ہوئی، جب انہوں نے رات کو ایک دفعہ پانی بھرا جانوروں کے لیے، تو جانوروں کو پانی دیا انہوں نے، تو جیسے ہی وہ ڈول بھر کے اوپر آیا تو یہ اس کا نام جو تھا اس کا نام تھا شاہد۔ تو آواز آتی ہے کہ شاہد تم مجھے بہت پسند ہو۔ یہ آگے پیچھے دیکھنے لگ گیا کہ یار یہ ایسی آواز کہاں سے آ سکتی ہے، کہ جو مجھے کہہ رہی ہے یعنی کہ کسی عورت کی آواز ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں۔ ابھی یہ شاہد بھائی جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے، پانی پکڑا اور فٹ سے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ چارپائی پڑی ہوئی تھی، چارپائی پہ آگے بیٹھ گئے اور سوچنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے پیچھے کچھ پھل وغیرہ جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے، اس کو کہا گیا کہ شاہد اپنے پیچھے دیکھو تمہارے لیے کچھ کھانے کو ہے۔ تو شاید جو بھائی ہیں ان کا بتانا ہے کہ میں نے یکدم پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ٹوکری سی ہے، اس کے اندر کچھ پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کچھ کیلے سیب انگور وغیرہ کچھ مالٹے وغیرہ یا اس طرح کے، یعنی کہ ایک مکمل ایک ٹوکری سجائی ہوئی ہے، وہ پھل اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ گھبرا رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو، کیوں مجھے پریشان کرتی ہو، کیوں میرے کام کرتی ہو، تم کون ہو، تم میرے سامنے آؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے آواز آتی ہے کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر تم ہاں بولو گے تو پھر میں تمہارے سامنے آؤں گی، ورنہ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی کسی بھی حالت میں۔ اس نے بولا کہ اگر تم نہیں آنا چاہتی تو بے شک مت آؤ، لیکن میرے کام جو ہیں ان کو بھی یعنی کہ رکاوٹ نہ کرو، ان میں خود اپنا کام کرنا جانتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سلامت ہوں۔
तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे तंग ना करें, परेशान ना करें, आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। यानी कि बहुत बड़े दिल के मालिक थे शायद भाई। ऐसे एक अनजान आवाज़ आ रही है रात के टाइम में, तो वो उससे बात कर रहे हैं चीज़ के साथ, नज़र भी नहीं आ रही लेकिन आवाज़ आ रही है। तो शायद भाई का माशाल्लाह बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे, उनको दाद देनी चाहिए। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको बहुत ज़्यादा नुकसान दूंगी और तुम्हारे सारे काम ख़राब कर दूंगी, तुम्हारे घर वालों को परेशान करूंगी। तो तुम मुझे पसंद हो तो तुम किसी भी हालत में ना नहीं कर सकते। उसने बोला कि तुम कौन हो? उसने बोला मैं एक जिन हूँ और मैं तुमको पसंद करती हूँ। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक जिन की शादी एक इंसान के साथ हो जाए, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो? तो मेरी तो मंगनी हो चुकी है, मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी है, तो मैं तो यानी कि अपनी खालाजाद जो मेरी कज़न है उसके साथ मेरी शादी जो है मेरे घर वालों ने तय कर दी है। तो तुम कैसे कहती हो? वो कहती है तुम्हारी मंगनी वहाँ से टूट जाएगी और तुम्हारी सारी बात भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ तुम जो है ना हाँ बोल दो। हाँ बोलोगे तो मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। तो वो काफ़ी भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन परेशान रहे। उनके वालिद भी आते थे, तो कभी कभी बीच में उन दिनों में आते तो बेटे से पूछते कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा रंग जो है ये इतना जर्द क्यों हो चुका है, क्यों परेशान हो, आंखें तुम्हारी अंदर चली गई हैं, यहाँ पे हल्के पड़ चुके हैं, आखिर क्या वजह है, क्या बात है, तुम मुझे कुछ बताओगे? तो बेटा कहता है अपने वालिद से कि अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। उन्होंने बोला बेटा तुम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेहतमंद थे, तुम यानी कि रंग तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त था, रेड रेड सा यहाँ से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे शायद भाई। तो यानी कि ये तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारा दिन ब दिन रंग जो है वो जर्द होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है, आखिर क्या वजह है, तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने कोई बात भी अपने वालिद के साथ शेयर नहीं की, बस आस्ता आस्ता जो है ना वो यानी कि उनका बताना है कि बातों बातों में यानी कि वो जो है ना एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चारपाई पे लेटा हुआ तो सामने जैसे कोई एक दुल्हन खड़ी है रेड लिबास में, बहुत खूबसूरत है, बहुत वाइट रंग है और बहुत ज़्यादा जेवर उसने पहन रखे हैं, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो सामने आके ना ऐसे कहती शाहिद, तो यानी कि जैसे वो आवाज़ देती शाहिद तो वो यकदम उसकी आंखों से गायब हो जाती। वो आगे पीछे उठ के देखते हैं शाहिद भाई कि यार ये क्या चीज़ थी, ये तो एक दुल्हन नुमा थी। तो वो बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं यार ये दुल्हन रात के वक्त कहाँ से आई। तो वो भी इतने ही देर में वो सोच ही रहे थे कि आवाज़ आई कि शाहिद मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम क्यों नहीं मानते, तुम हाँ बोलो। शाहिद भाई ने जो है यानी कि उसको बोला तो वो सामने आ गई। सिर्फ झूठ मूठ के लिए उन्होंने ये हाँ बोला कि मैं देखूँ आखिर है कौन है जो ये मेरे साथ बातें करती है, कभी दुल्हन के रूप में मुझे नज़र आती है, कभी आवाज़ आती है, कभी मेरे साथ ये काम करवाती हैं। उन्होंने झूठ मूठ से जो है ना वो बोला कि यानी कि तुम मेरे सामने आ जाओ, हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला उनके सामने जो था एक दरख्त था, उस दरख्त के पीछे से वो निकलती है, बिल्कुल वैसे ही रेड कलर का लिबास है और बहुत खूबसूरत है और जेवर वगैरह पहने हुए हैं उसने। तो उसने बोला कि आप हैं? उसने बोला, उस जिन्नी ने बोला कि मेरा नाम शम्मा है। उसने अपना नाम शम्मा बताया शाहिद भाई को। उसने बोला मेरा नाम शम्मा है और मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपके सारे काम करती हूँ और आपको पसंद करती हूँ, आपके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे हाँ बोला है और इसीलिए मैं आपके सामने भी आ गई हूँ। तो एक मैं गुजारिश आपके साथ ये करूँगी कि आपने अपने घर वालों से, अपने वालिद से इस बारे में बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करना कि ऐसे ऐसे यानी कि कोई जिन है, लड़की जिन ज़ात लड़की है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ या उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अगर आप ये बताएंगे तो आपके नुकसान होंगे। आप जो है ना बिल्कुल भी किसी किस्म के भी ज़िंदगी के मामलात में आपको कामयाब नहीं होने दूंगी, आपको ख़राब करूंगी, आपके वालिद को, आपकी वालदा को, आपके सब बहन भाइयों को, घर वालों को, सबको परेशान करूंगी अगर आपने बताया। तो वो उसने तो सिर्फ देखने के लिए ये चीज़ हाँ बोली थी शायद भाई ने, लेकिन उसके साथ उसका दिल लग चुका था। अब शम्मा के साथ, जो शम्मा जिन्नी थी उसके साथ शायद भाई का दिल लग चुका था, क्योंकि वो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खाने के लिए ला कर दिया करती थी और रात के वक्त उनका उठना बैठना सोना सब बातें करना बहुत, यानी कि वो आपस में घुल मिल चुके थे और
जो शाहिद भाई थे वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। और यानी कि जैसे आप देख लें कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है, बॉडी होती है उसकी, बॉडी काठी होती है, तो यानी कि ऐसे उनकी बॉडी काठी थी और वो आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गया, रंग पीला होना शुरू हो गया। तो एक दिन उसने ऐसा किया कि वो जिन्नी कहीं एक दो दिन से नहीं आ रही थी, तो शाहिद भाई को उसने कुछ बताया हुआ था कि आप मेरा नाम लेंगे तो मैं हाज़िर हो जाऊंगी, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको मुहैया करके दूंगी, आपको ला कर दूंगी। तो एक दो दिन से वो नहीं आ रही थी जो शमा जिन्नी थी। तो शाहिद भाई परेशान हुए कि यार आखिर क्या वजह है कि वो क्यों नहीं आ रही मेरे पास। तो शाहिद भाई ने उसको यानी कि याद किया, तो वो फट से शाहिद भाई के सामने जो है वो आ गई, हाज़िर होगी। तो जैसे ही हाज़िर हुई तो उसके हाथ में कुछ खाना था, कुछ चावल वगैरह यानी कि थे। तो वो लेके शाहिद की तरफ बढ़ती है, शाहिद भाई की तरफ। शाहिद भाई चारपाई के ऊपर यानी कि मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। तो उसके पास आके कहती है कि शायद सबसे पहले मैं तुमसे यानी कि माफ़ी मांगती हूँ कि मैं दो दिन तुम्हारे पास नहीं आ सकी, तुम परेशान थे, मुझे पता है, सारी बात मैं समझती हूँ। तो तुम्हारी परेशानी की वजह से मैं तुमसे माज़रत खा हूँ, और ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आई हूँ। तो शाहिद भाई ने पूछा कि ये क्या चीज़ है जो तुम मेरे लिए लेके आई हो खाने के लिए। उसने बोला कि हमारे यहाँ कुछ शादी थी, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं शाहिद के लिए कुछ थोड़े से चावल ले जाऊँ, गोश्त वाले चावल होते हैं, तो बहुत प्यारी खुशबू होती है, लंबे लंबे चावल होते हैं। शाहिद भाई कहते हैं मैंने देखा कि चावल काफ़ी लंबे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं, और गोश्त भी है इनके अंदर। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर वालों के साथ जाके ये खाऊंगा, अपनी वालदा को दूंगा, अपने बहनों को दूंगा, भाइयों को दूंगा। काफ़ी एक शापर जो था, बहुत बड़ा एक शॉपिंग बैग था जो चावलों के साथ भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उसने शमा जिन्नी जो थी उसने शाहिद से कहा कि शायद तुम ये चावल खा लो। उसने कहा कि मैं ये नहीं खा रहा, अभी मेरा दिल नहीं है, मैं अभी खाना खा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। अब जो शमा जिन्नी थी उसने शाहिद भाई से ये कहा कि शायद ये चावल तुम खा लो और घर नहीं लेके जाना, मैं तुम्हें सख्ती से मना करती हूँ कि ये चावल तुमने यहीं पे खाने हैं, घर पे नहीं लेके जाने। और अब जो गलती हुई शायद भाई से यही हुई कि वो रात का टाइम था, वो शमा जिन्नी जो थी वो भाई से ये कह कर चली गई कि मुझे कोई काम है तो मैं जा रही हूँ। तो वो तो चली गई और शायद भाई सो गए। और जैसे ही सुबह के वक़्त उनके पास जो एक यानी कि गांव में जो हमारे ग्राई भाई हैं उनके पास एक परना सा होता है जो वो कंधे पे रखते हैं। उस परने के अंदर यानी कि उस चादर के अंदर उन्होंने वो चावल ढांप के रख दिए और वैसे के वैसे बंधे हुए थे। और जैसे सुबह आई उनके वालिद आए डेरे पे, तो उन्होंने यानी कि नहीं देखा, गौर नहीं की कि शायद के पास क्या चीज़ है। तो शायद भाई ने क्या किया, शायद भाई ने वो उठाया, बस पीछे लगाया ऐसे। तो वाला साहब उनके अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और शायद भाई घर को चल दिए। और जैसे ही घर गए तो उसकी वालदा जो हैं वो कहती हैं शायद बेटा ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुमने क्या उठाया हुआ है। तो शायद भाई जो हैं वो यकदम चौंक पड़े, उनके जहन में वो बात आ गई कि मुझे जो है शमा जिन्नी जो है उसने मुझे मना किया है कि चावल तुमने घर नहीं लेके जाने। तो अब वो चावल घर लेके जा चुके थे। उनकी वालदा कहती बेटा मुझे दिखाओ। उन्होंने जब चादर खोली, ऐसे ऊपर से बांधी हुई थी, गिरा लगाई हुई थी, तो उन्होंने वो गिरा खोली। जब गिरा खोली तो देखते क्या हैं कि जो शॉपिंग बैग है जिसमें शाहिद भाई का कहना है कि चावल हैं और उनकी वालदा का कहना है कि बेटा ये गोबर है। अम्मी जान ये गोबर नहीं है, ये चावल हैं, क्योंकि वो चावल जो थे वो शाहिद भाई को चावल ही नज़र आ रहे थे और उनकी वालदा को जो था वो गोबर नज़र आ रहा था। तो उनकी वालदा ने कहा बेटा तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तो उनकी वालदा ने यकदम ऐसा किया कि उनके हाथ से वो शॉपर जो था वो शॉपिंग बैग खींचा, ऐसे खींच के उन्होंने ऐसे गिराया बाहर, दरवाजे के बाहर। जैसे वो ज़मीन के ऊपर गिरता गया तो वो एक गोबर सा बन गया। तो शायद भाई जो ये माजरा देख के बहुत परेशान हुए कि यार ये क्या माजरा हुआ मेरे साथ। तो उधर उस शमा जिन्नी को भी पता चल चुका था कि शायद ने जो है चावल घर ले गया और मेरी बात खुल चुकी है। और उसकी वालदा ने ये कहा कि बेटा ये क्या मामला है, और तुमने ये तुम कह रहे हो चावल हैं, ये तुम्हें किसने दिया। उसकी वालदा ने काफ़ी बहस की इसकी बात पे, और तुम कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हो, दिन ब दिन तुम दुबले पतले होते जा रहे हो, आखिर वजह क्या है, मैं आज तुमसे पूछ के छोड़ूंगी, मैं आज तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगी। तो शायद भाई मजबूर हो गए अपनी वालदा के हाथों। तो
शाहिद भाई को बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे रात के वक्त एक लड़की आती है डेरे पे मेरे पास, दुल्हन के रूप में आती है, मेरे सारे काम करती है, मेरे साथ हाथ बटाती है और मुझे कुछ खाने को भी ला के देती है। और आज ये चावल जो लाया था ये भी उसी ने मुझे दिए हैं, और मैंने ये चावल कुछ खाए भी हैं वहाँ पे थोड़े से, लेकिन कुछ मैं आपके लिए ले आया बचा के कि चलें घर जाके हम खाएंगे। तो ये अभी जो सामने मेरे माजरा हुआ तो मैं ख़ुद से परेशान हो गया हूँ कि ये तो चावल थे, गोबर कैसे बन गया। तो जब ये बात उनके घर पे अयां हो चुकी थी, खुल चुकी थी, सबको पता चल गया, शाहिद भाई के घर वालों को, उनकी वालदा को, उनके बहन भाइयों को, सबको पता चल गया। तो जब उनके वालद जो हैं उसकी वालदा ने उस दिन किसी और भाई को जो महल्लेदार थे उनको बोला कि भाई आज आप एक दिन के लिए हमारे डेरे पे आप जाएं, देखभाल करें, तो मेहरबानी फरमाएं। तो वहाँ से शायद के अब्बू को घर भेज दें। तो जैसे ही वो भाई वहाँ पे डेरे पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे डेरा उन्होंने संभाला और उनके वालद साहब को घर भेजा। जब वो घर आए तो उनके वालद साहब के सामने जो भी सारी बात थी वो सारी यहाँ हो चुकी थी, सारा कुछ बताया गया। तो जैसे ही उनके वालद ने ये बात सुनी कि ऐसे ऐसे लड़की आती है, दुल्हन के रूप में आती है, तो वो यानी कि उनके वालिद को फट से पता चल गया ये तो यानी कि किसी जिन्नात के मामलात हैं, तो ये ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ और ना हमने कभी देखा है। मैं ख़ुद से भी कभी कभी डेरे पे जाता हूँ, कभी रात भी मैं वहाँ पे गुजारता हूँ, कभी मैं दिन गुजारता हूँ, तो मेरे साथ ऐसे कुछ मामलात पेश नहीं आते। ये सारे मामलात शाहिद के साथ क्यों पेश आए? तो उनके वालिद साहब जो थे वो एक आमिल हजरात थे, बुज़ुर्ग, उनके पास चले गए, उनको जाकर सारा वाक़या बताया। और उनको जब सारा वाक़या बताया तो उन्होंने कुछ नक्श वगैरह दिए कि ये नक्श जो हैं ये यानी कि शाहिद के गले में डाल दो और कुछ उसको पीने के लिए दे दो। और शाहिद भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए और उनके घर वाले जो थे उनके छोटे छोटे नुकसान होने शुरू हो गए। कोई चीज़ यानी कि घर में बनाते थे, हंडिया वगैरह, वो जल जाती थी, या घर में किसी चीज़ का नुकसान हो जाता था, बर्तन टूट जाते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद, यानी कि जो एक घर बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता घर था, मुस्कुराती फैमिली थी, वहाँ पे ये मामला शुरू हो गए। तो एक दफ़ा फिर से उनके वालिद ने उन्हीं बुज़ुर्ग हजरात के साथ यानी कि रब्ता किया, उनको सारे मामलात बताए। तो उन्होंने यानी कि बोला कि आप अपने बेटे शाहिद को लेके मेरे पास आएँ। अब उनके वालिद जो थे शाहिद को लेके वो बुज़ुर्ग के पास गए। बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने शाहिद को देखा और कुछ अपने अमलियात के ज़रिए पता करवाने की कोशिश की, तो पता चला कि ये एक चुड़ैल थी जो कि शाहिद के पीछे लगी हुई थी। नाम उसका शमा बताया गया था। तो उन्होंने नाम लेके उसको पुकारा, उसको हाज़िर किया। हाज़िर करके जब वो शाहिद के जिस्म में दाखिल हुई और बाकायदा वो बोलना शुरू हो गई, और जो बुज़ुर्ग आमल हजरात थे उनके साथ उन्होंने यानी कि बाकायदा जो है बात की। उन्होंने कहा जी मैंने इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मैं पेश आई, इनके साथ मैंने सारे काम करवाए, इनके डेरे पे मैं सारे काम करवाती थी, इसको खाने को ला कर देती थी, मुझे इससे प्यार हो गया, ये खूबसूरत था बहुत ज़्यादा। और मैंने इसको ये बोला था कि आप मुझसे शादी कर लो, और अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो लेकिन अपने घर वालों को जो है आप ये बात नहीं बताएंगे किसी भी कीमत पे। तो एक दिन मैं इनके पास चावल लेके आई तो मैंने इनको बोला कि ये चावल तुमने यहीं पे खाने हैं, घर नहीं लेके जाने। तो शाहिद से यही गलती हुई कि ये घर पे ले गए, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जहाँ से मुझे गुस्सा आया मैंने इनके घर में फितना फसाद डलवाना शुरू किया और घर के नुकसान वगैरह करने शुरू किए। तो जो आमिल हजरात थे वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि ये इंसानों पे यानी कि तुम ये नुकसानात कैसे कर सकती हो, क्यों करोगी तुम्हारा इनके साथ ताल्लुक़ क्या है, तुम एक जिन हो, ये इंसान हैं। तो यानी कि काफ़ी बहस के बाद जो है ना वो आमिल हजरात जो थे उन्होंने उस चुड़ैल को काबू किया। काबू करके उन्होंने अपने पास वहीं पे उसको यानी कि अपने डेरे पे अपने पास रख लिया काबू करके। और कुछ नक्श वगैरह या कुछ ऐसे तावीज़ात दिए गए जो शायद भाई को पिलाए गए और उनके गले में डाले गए, यानी कि दोबारा से नए सिरे से दोबारा बनाए गए जो। तो तब शायद भाई की जान छूटी और उनके घर वालों की जान छूटी। उनके घर में दोबारा से वही खुशियाँ और यानी कि आराम सुकून माहौल, आपस में बहन भाइयों में मोहब्बत, वालदैन में मोहब्बत, आपस में एक दूसरे के साथ बहाल होगी। तो उन्होंने उन बुज़ुर्गों का भी शुक्रिया अदा किया उनके वालिद ने। और जो घर में उनके खुशियाँ आई थी
وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے بزرگوں سے ہمیں ملوایا جنہوں نے ہمیں اس دلدل سے نکالا، اس مشکل سے نکالا۔ اور ہمارا بیٹا جو تھا، جو سوکھ سوکھ کے بہت دبلا پتلا ہو چکا تھا، یعنی کہ کمزور ہو چکا تھا، تو اس کو بھی دوبارہ سے تو نے زندگی یعنی کہ دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور آج بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن جن دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو لائک کریں، اور چینل وہ کیا کہانی تھی کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیے گا، تاکہ نیکسٹ جو بھی میں ایسی سٹوری حقیقت بری جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، بہت سی ایسی کہانیاں میرے پاس آپ دوستوں کے لیے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو سناتا جاؤں گا حقیقت بھری کہانیاں۔ تو انتظار کیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عثمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔